We are going to discuss this. Today, we are going to continue with the definitions which we did in the previous class. So, एक थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है या इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है, उसके आगे टाइप्स होती हैं। कल हमने डिस्कस किया था इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, इन दो को हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, और एटमाइजेशन होती है, मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि वन मोल ऑफ गैसियस एटम जब बनता है फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट, जैसे ये एटमाइजेशन है, इस दौरान जो भी इंथैल्पी चेंज होगा उसे एटमाइजेशन ऑफ एन कहेंगे। दूसरा होता है जैसे ये है, गिव्स अस सी एल गैस, तो ये भी एटमाइजेशन है, इसे डेल्टा एच नॉट ए टी ऑफ सी एल बुलाएंगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज एंडोथर्मिक होती हैं। ओके, सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। जी जी रिकॉर्ड हो रही है। सो ये दो वैल्यूज हैं जी। कल ये पढ़ा था कि एटमाइजेशन क्या होती है, जब वन मोल ऑफ गैसियस एटम बनता है। ये देखें, दोनों केसेस में वन मोल ऑफ गैसियस एटम बन रहा है फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, तो आप इसे एटमाइजेशन बोलते हैं। दूसरी है इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। राइट, कि इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। राइट, वो भी हमने कल डिस्कस किया। इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। उसमें हमने कहा था कि जब जैसे वन मोल ऑफ गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ये तो वन मोल ऑफ गैसियस आइन बन जाता है। आप कहते हैं जी कि इसकी जो इंथैल्पी चेंज होता है उसे आप इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। राइट, सो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सी एल। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, वन नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो इसे आप फिर प्रिसाइजली कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी जो एनर्जी चेंज होता है उसे आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -349 है, जैसे किलो जूल पर मोल, यानी जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उस एनर्जी का नाम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और उसकी जो वैल्यूज हैं वो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह जब किसी एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जैसे ऑक्सीजन है, इसमें जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये बन जाता है ओ नेगेटिव। जब इसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये बन जाता है ओ टू नेगेटिव। दोनों प्रोसेस में एनर्जी चेंज होगा, उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। इसे कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। इसे क्या बोलेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डेल्टा एच ऑब्वियसली। लेकिन पॉइंट ये है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना किसी भी एटम में, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके रिजल्ट में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, जैसे -141 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कहते हैं तो उसको सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेकिन वो रिलीज होने की बजाय एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखें, और उसकी वजह भी कल हमने बताई क्यों एब्जॉर्ब होती है। आप कहते हैं ये देखिए, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर है क्या चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसलिए ये पूछते हैं एग्जामिनर आपसे कि क्यों एंडोथर्मिक है दूसरा वाला स्टेप। ठीक है, इसलिए आप कहते हैं जी कि ये दूसरा वाला जो स्टेप होता है, यानी जब सेकंड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐड होगा तो उसे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करेंगे कहेंगे, और वो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसे थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब फोर्थ होता है तो फोर्थ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ आ रही बात। तो इस तरह आप इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज को कहते हैं। ये बात क्लियर है।
अब जो फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हेडिंग दें बच्चों, यहाँ से आगे अब आज का सिलेबस टॉपिक शुरू करें। मुस्तफ़ा ये मैंने आपके लिए भी रिवाइज कर दिया क्विकली कि कल क्या पढ़ा था। ओके, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर वन, न्यूक्लियर चार्ज है जी सबसे पहले। वो कह रहे हैं जी कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? वो कहते हैं जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींच के ऐड करना है ना इसमें। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी, मोर एनर्जी रिलीज्ड। ओके, सो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। वजह क्या है कि हायर न्यूक्लियर चार्ज, ये आता है बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने जवाब देना है कि हायर न्यूक्लियर चार्ज कॉमा मोर और स्ट्रॉन्गर attraction for incoming electrons, hence more energy released। ये फर्स्ट की बात हो रही है। ओके, यानी मोर एक्सो, क्योंकि पहले ही एक्सोथर्मिक होती है। दूसरा फैक्टर, एटॉमिक रेडियस। जितना एटम का रेडियस बड़ा होगा, आप कहते हैं जी उतना इलेक्ट्रॉन तो दूर होते जाएंगे। तो देखें जैसे इस केस में था ना कि 11 पॉजिटिव है और ये 20 पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का साइज सेम है। तो आप कह रहे हैं जी ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली नहीं अट्रैक्ट कर रहा, ये ज्यादा स्ट्रांगली कर रहा है। लेकिन अगर दो एटम हो, एक का भी 11 पॉजिटिव हो दूसरे का भी 11 पॉजिटिव हो, लेकिन एक का ये रेडियस हो और एक का ये रेडियस हो, तो आप कहते हैं ऑब्वियसली जितना रेडियस बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, जिसको बाहर से खींचना है ना। तो आप कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन तो उतना दूर होता जाएगा। दूर होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप कहते हैं यस, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, रेडियस एटम का बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, लेस अट्रैक्शन होगी, लेस एनर्जी रिलीज होगी। तो आप कहते हैं कि लार्जर एटम्स विद बिगर रेडियस, द इलेक्ट्रॉन्स आर far away from न्यूक्लियस। जैसे मैं देखें, यहां पे देखें ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है एज कंपेयर टू दिस। तो आप कह रहे हैं फिर क्या होगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। राइट, फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जब अट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो लेस एनर्जी रिलीज्ड, लेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी वैल्यू, और लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और तीसरा फैक्टर है इसी के साथ, द थर्ड फैक्टर दैट इफेक्ट्स
इज द शील्डिंग इफेक्ट। अब जब मैं तीसरा फैक्टर लिखूंगा तो आपको कुछ याद आ जाएगा, आप कहेंगे यार आयनाइजेशन एनर्जी के भी तो यही तीन फैक्टर थे और इसी तरह इफेक्ट कर रहे थे। आप कहते हैं यस, इसमें भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। ऐसी मतलब शील्डिंग इफेक्ट। आप कहते हैं आपको याद होगा, इधर देखो, एक मिनट लिखना छोड़ें, इधर देखें, ये 20 पॉजिटिव है और ये भी 20 पॉजिटिव है। इसके बीच में लेट से कोई एक इलेक्ट्रॉन भी शील्ड नहीं कर रहा, लेकिन इसके बीच में अगर ये देखें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, ये शील्ड कर रहे हैं, ये शील्ड कर रहे हैं, और फिर ये, तो आप कह रहे हैं जी यहां से यहां फोर्स का पहुंचना जरा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये बीच में शील्ड कर रहे हैं। इसमें तो आप कह रहे हैं डायरेक्ट न्यूक्लियस आ जाता है, कोई शील्ड ही नहीं कर रहा। तो ये जो शील्डिंग होती है, ब्लॉकिंग होती है, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जो है इस इलेक्ट्रॉन तक जो बाहर से आना है कम कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो आप कहते हैं जी पहले तो ये समझना है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स पता है ना किसको कहते हैं, अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस रीचिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ऐसी मतलब शील्डिंग इफेक्ट। पहले तो इसको समझना है, बाद दफा डिफाइन करा लेते हैं, कहते हैं अच्छा बताओ ये है क्या शील्डिंग इफेक्ट। आप कहते हैं ये देखो, इधर देखो बच्चों, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो शील्ड कर रहे हैं, या ये भी इसमें शामिल कर लो, तो ये जो ब्लॉकिंग इफेक्ट है इसे कहते हैं। तो आप कह रहे हैं जब ब्लॉक कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगी, हम कहते हैं यस। तो आप कहते हैं जी इससे क्या होता है, मोर शील्डिंग लेस अट्रैक्शन। लेस अट्रैक्शन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। हेंस लेस एनर्जी रिलीज्ड और लेस एक्सोथर्मिक। सो मैं इन तीनों को अगर सम अप करता हूं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट। ओके, अब इसी चीज में एक और भी फैक्टर है, लेकिन वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, अभी इसको पहले यहां तक कर लेते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल के बात करते हैं ओवरऑल में, इसी चीज को सामने रखते हुए जरा ट्रेंड देखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। आप कहते हैं ये तो वही ट्रेंड है, ये तो वही फोर्स है जो आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हुई थी। अब आप कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो इधर से इधर इंक्रीज करता है। अगर इधर से इधर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, आप कह रहे हैं इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप आपको याद होगा क्या होता था, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती थी, और ये भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड और डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। राइट। जो जो आप ग्रुप में नीचे जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कम एनर्जी रिलीज होगी। सो ये दो फैक्टर आपने ध्यान में रखने हैं, इसके ऊपर अभी सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तब बता दूंगा।
सो ओवरऑल आपने कहा जी जो आयनाइजेशन एनर्जी के केस में होता था ना वही हो रहा है इसमें भी। कि आयनाइजेशन एनर्जी को भी तीन फैक्टर इफेक्ट करते थे, इसको भी तीन इफेक्ट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्रॉस द पीरियड बढ़ती थी और डाउन द ग्रुप कम होती थी, इसमें भी यही हो रहा है। राइट, ओके नेक्स्ट पार्ट। ओके ये हो गया, दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस एनर्जी। डेल्टा एच एल ए टी टी, लैटिस एनर्जी। इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस एनर्जी। अब बच्चों समझना ये क्या है, लिखना छोड़े, एक मिनट दे, थोड़ा सा इसको फिनोमेना समझाना है मैंने, इसलिए पहले लिखना छोड़ें। देखिए होता ये है कि सोडियम किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में। जब इसने बॉन्ड बनाना होता है ना, मैं बेसिकली एक सीक्वेंस भी है जो आगे चल के काम आएगा, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने कल बताया था कि जब सोडियम ने बॉन्ड बनाना होता है तो पहले वो एटमाइज होता है, यानी गैस स्टेट में जाता है। फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आयोनाइज होता है। यहां से यहां जाने में जो एनर्जी लगती है ना, यहां से यहां, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बने में, उसे कहते हैं डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ एन। फिर सोडियम एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस एनर्जी को कहते हैं डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन, फर्स्ट वाली। ठीक है, अब जरा देखना इसी का दूसरा केस क्या है। आप कहते हैं ये तो हो गया सोडियम, क्लोरीन जो Cl2 होता है, पहले वो हाफ Cl2 टर्न्स इनटू Cl गैस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप कहते हैं जी इस प्रोसेस को कहते हैं एटमाइजेशन। अगेन वन मोल ऑफ गैसियस एटम बनाना फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट, जो इंथैल्पी एब्जॉर्ब हुई है उसे एटमाइजेशन ऑफ Cl। फिर अभी मैंने कहा जब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बन जाता है, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ऑफ व्हाट, Cl। अब जरा सुनना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव इन व्हाट स्टेट, गैस, प्लस ये Cl नेगेटिव इन व्हाट स्टेट, गैस, यानी गैसियस आइंस ये दोनों कंबाइन करते हैं और आपको पता है फिर बना देते हैं NaCl सॉलिड। फिर क्या बना देते हैं, NaCl सॉलिड। सो बात आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो आखिरी स्टेप है जिसमें दोनों गैसियस आइंस मिले हैं टू फॉर्म अ सॉलिड, और ये जो सॉलिड बना है ना ये इस तरह होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप ओ लेवल में इसको बनाते भी थे ये। आप कहते हैं क्या लैटिस बनती है, हम कहते हैं यस, इस तरह लैटिस बनती है। और ये क्या बनेगा, ये तो देखो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यही चीज है ना, आप कहते हैं ये चीज है ये, तो आप कह रहे हैं तो लैटिस बन गया, हम कहते हैं यस। इसलिए इसका मतलब है ये जो प्रोसेस हुआ है आखिरी, इसे तो लैटिस फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, हम कहते हैं यस, दिस इज कॉल्ड लैटिस फॉर्मेशन। ओके, सो जब ये जो आखिरी स्टेप होता है जिसमें दो गैसियस आइंस कंबाइन होके एक सॉलिड बनाते हैं, लैटिस, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं, यानी इंथैल्पी रिलीज्ड, और ये हमेशा रिलीज होगी। व्हेन वन मोल ऑफ ionic solid is formed
from respective gaseous sign. दिस इज वन, सो इसको अंडरलाइन कर लें। आयनिक सॉलिड का 1 मोल बनना चाहिए और रिस्पेक्टिव गैसियस साइन से बनना चाहिए। इस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे आप डेल्टा एच LADT बोलेंगे। और जैसे इस केस में वैल्यू मैं लिख देता हूँ -784। अब इसमें थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी, कि आयनिक के लिखते कैसे हैं, कि बनना क्या है। 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, और किससे बनना है, फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव गैसियस साइन से, राइट। अब जैसे इसी के नीचे लिख लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी व्हेन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव गैसियस साइंस। वो कौन कौन से हैं, Mg2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। सो ये हो जाएगी LATT ऑफ MgO। वैल्यू अभी आप बेशक ना लिखें। बाकी आप बनाएं जरा इसकी। व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर द लैटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वैल्यूज कोई ना लिखें, सिर्फ आपने इक्वेशन लिखनी है। Decide the lattice energy की इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग जी। लैटिस एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है बच्चों आपने। हमने सबकी लिखनी है मुस्तफ़ा। इन सब की लैटिस एनर्जी की इक्वेशंस लिखनी है बच्चे। I'm not done.
Okay. Now what is the Lattice energy equation for calcium chloride? When calcium ion, calcium group 2 में है, तो calcium ion and chloride ion, they combine to form 1 mole of ionic solid calcium chloride. बट बैलेंस करने के लिए आपको 2Cl नेगेटिव लेना होगा। इस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी ये कैल्शियम की लैटिस बन जाएगी, LaTt ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इसको बोलेंगे। ओके। मुस्तफ़ा, सोडियम ऑक्साइड की क्या होगी बच्चे? Na positive in gas plus O minus 2 in gas gives Na us पॉजिटिव negative गैस प्लस O2 नेगेटिव गैस, यस। और बैलेंस करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। इस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम ऑक्साइड बुलाएंगे। ऐसे ही है। आमना वापस, कैल्शियम ऑक्साइड की क्या होगी? calcium 2 plus ओके, plus calcium 2 minus calcium. कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बन गई ΔH LaTt ऑफ CaO। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द मैग्नीशियम फ्लोराइड? 2 magnesium 2 plus नो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव गिव्स अस MgF2। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगी ΔH ऑफ MgF2। राइट, नेक्स्ट। आपने क्या लिखा है मैग्नीशियम नाइट्राइड वाले का, मुस्तफ़ा? Mg plus 2 gaseous plus N minus 3 gaseous gives us Mg3 and 2 solid और precipitate. बैलेंस करने के लिए क्या किया, इसको 3 और इसको Here, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा और ये बन गई लैटिस एनर्जी ऑफ Mg3N2। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Air plus 3 gas, यस। gas plus O minus 2 gas gives us air 2 to 3 solid. Okay, gives us, so the lattice energy of Al2O3 क्या होगा? क्या करना होगा इसको? 2 से, Two तो 3 से or मल्टीप्लाई। गॉट इट? ओके। अब बच्चों देखो जरा, सो ओवरऑल में अगर आप गौर से देखें तो इस सारे प्रोसेस को जरा देखें, तो सोडियम कहाँ से शुरू हुआ? पहले क्या होता है, हमेशा याद करो, पहले सोडियम ने क्या होना है? एटमाइज। फिर क्या होना है? आयोनाइज। और फिर उसकी क्या बनेगी? लैटिस। ओके। सो अगर मुझे कोई पूछे कि सोडियम मेटल से, आप क्वेश्चन गौर से सुनना आमना, अगर कोई मुझसे पूछे कि सोडियम मेटल से सोडियम क्लोराइड बनने तक कितनी इंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं, तो कितनी इंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं? ΔH ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Na और delta H ionization or delta H that is ओके। मुस्तफ़ा, अब इसी तरह कोई मुझसे पूछे अगर क्लोरीन से Cl2 से NaCl बनने तक कितनी इंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं? lattice, temperature lattice, delta H formation. नो, पहले इधर से शुरू करते हैं, इधर से सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होता है? इधर देखो, एटमाइजेशन, फिर क्या होती है उसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर लैटिस एनर्जी। समझ आई ये बात? दोबारा से, आमना आप बताएं, ऊपर वाले और नीचे वाले आप कंबाइन करके बताओ बच्चे, कि सोडियम मेटल से सोडियम क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस से सोडियम क्लोराइड बनने में कौन कौन सी इंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं? enthalpy change of atomization, enthalpy change of ionization for sodium, and electron affinity for fluorine, and then enthalpy change of electron. यस। और आप कहते हैं सोडियम से क्या बन जाता है? सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना देते हैं? सोडियम क्लोराइड, एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। यही करते हैं ना आप? अब इस प्रोसेस को आप जरा गौर से सुनना। इसमें अगर कोई मुझे बताए कि अच्छा यार, ये जो आखिरी वाली वैल्यू है ना, ये वाली, आपको इसको फाइंड आउट करना है,
बताओ ये इंथैल्पी चेंज कितनी है जब लैटिस बनी है, ये वाली सोडियम क्लोराइड की, ये जब ये केज बना है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ये अगर हमें कहा जाए बताने को। आप कहते हैं इसकी इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है, हम कहते हैं यस इसकी इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है। तो जब आप इसकी इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं इसकी, राइट, तो व्हाट आर द इंथैल्पी चेंजेस जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आप कहते हैं जी उसके लिए लिखिए जरा, पहले हेडिंग दें, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस ऑफ NaCl कर लेते हैं। ये हमें दो साइंटिस्ट थे, बॉर्न एंड हेबर, उन्होंने एक साइकिल बना के दिया जिसे हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल, राइट, विच इज नोन एज बॉर्न हेबर साइकिल। दिस नोन एज बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब इसमें सुनिएगा, अगर आप बॉर्न हेबर साइकिल को देखें तो इट इज द, चलिए मैं वर्ड्स में लिख देता हूं, टेक्निक पहले लिख लें मेरे साथ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट enthalpy change of lattice energy by constructing Born-Haber cycle and applying Hess's law। ये है बच्चों, कहते हैं जी कि ये बेसिकली एक टेक्निक है, जो बॉर्न हेबर साइकिल जो एक टेक्निक है जिसमें पहले बॉर्न हेबर साइकिल आपने कंस्ट्रक्ट करना होगा और फिर उस पर हेस लॉ अप्लाई करना होगा और आपके पास लैटिस एनर्जी आ जाएगी। अब इसमें करना क्या होगा वो सुन लीजिए, यही जो अभी हमने सीखा है। अब इसी को अगर मैं एक साइकिल की फॉर्म में डाल दूं, ये जो कुछ भी हुआ है ये प्रोसेस, वो कहते हैं जी आप अगर एक साइकिल बना दें इसका, तो बस उस पे आपने हेस लॉ अप्लाई करना है, दैट विल बी यूज टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी, राइट। अब ये साइकिल कैसे बनाना है अभी मैं नहीं बता रहा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल आपको अगर कॉन्सेप्ट आ गया है, मैं इसको एक दफ़ा फिर आपको आमना कहूंगा, एक दफ़ा रिपीट कर दें कि सोडियम से और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बनने तक कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, राइट, जिसको हमने साइकिल बना के ये वाला पॉइंट निकालना होगा लैटिस एनर्जी। बट अभी बता दें कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं जस्ट। For sodium, there is enthalpy change of atomization, where enthalpy change of ionization, energy or enthalpy change of lattice formation. And then for chlorine, enthalpy change of atomization, then enthalpy change of electron affinity or enthalpy change of lattice formation. यस, मुस्तफ़ा आपको भी क्लियर हो गया। जी सर। ये इंथैल्पी चेंजेस आपने जहन में रखनी है, इन्हीं को मिला के हमने एक साइकिल बनाना है, और एक साइकिल इस तरह बनाना है कि हमारे पास उसके ऊपर हेस लॉ अप्लाई हो जाए। हेस लॉ आपको ओ लेवल वाला याद है, एएस वाला, कि एक तरफ से जाएं या दूसरी तरफ से जाएं इंथैल्पी चेंज रिमेन्स द सेम, यही था ना, कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं डायरेक्ट या घूम के जाते हैं, इंथैल्पी चेंज रिमेन्स द सेम। सो वो हेस लॉ होगा, राइट। विल कंटिन्यू दिस, यहाँ पे रुक जाते हैं, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना कल बॉर्न हेबर साइकिल अप्लाई करेंगे जी, राइट। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर आप ऊपर जा सकते हैं टू द शीटिंग इफेक्ट पॉइंट्स, मेरा एक लाइन है स्केल पर।
ठीक है